नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कचरा संग्रहण एवं निपटान। यह आपने देखा कि कितना आपको जानकारी मिली। कुछ आप जरूर पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ आपको नई जानकारी भी मिली होगी। तो चैप्टर पूरा हो गया है। तो जैसा आप जानते हैं, चैप्टर पूरा होने पर के बाद प्रश्न और उत्तर का सेशन होता है। चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो आप ये देखिए, ये प्रश्न, इनके उत्तर आपको देने हैं। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? तो सिंथेटिक कपड़े, पॉलीथीन बैग, टूटे हुए कांच, एल्युमिनियम आवरण, नाखून और टूटे खिलौने जैसे टुकड़ों के बिना गैर सड़ सकने वाले कचरे को लाल केंचुए द्वारा खाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो जो चीज एक सड़ नहीं सकती है, जो चीज खराब नहीं हो सकती है, तो लाल केंचुए उसको कंपोस्ट में नहीं बदल पाते हैं। यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, और भी बहुत चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो अगर आपके कुछ और आ रहे हैं, आप उनको लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि किचन वेस्ट के अलावा जितना भी कचरा है, आपकी रसोई घर के अलावा जितना भी कचरा है, या खाद्य पदार्थ से के अलावा जितना भी कचरा है, वो कंपोस्ट में नहीं बदला जा सकता है। क्या आपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए और उसका चित्र भी बनाएं। तो लाल केंचुए के अलावा मकड़ी, छोटे कीड़े, मक्खियों और बड़े कीड़े आदि को गड्ढे में देखा जा सकता है। खाद भी रोगाणुओं से समृद्ध होती है, जिसे बिना आंखों के नहीं देखा जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे से अगर आपको चित्र बनाने हैं, आप मकड़ी, मच्छर, इनके चित्र भी बना सकते हैं। लेकिन केंचुए के अलावा, क्योंकि ये तो सारे हमारे सॉइल में कितने प्रकार के छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो भी हम इसमें देख सकते हैं। चर्चा कीजिए, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कचरा निपटान न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। अगर हम इतना कचरा पैदा करते रहेंगे तो बड़े पैमाने पर बीमारियां बढ़ेंगी। प्लास्टिक, पॉलीबैग जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट भी पर्यावरण के लिए हानिकारक कारकों को जोड़ते हैं। हमें कचरे के उत्पादन को कम करने के तरीकों को सुनिश्चित करना चाहिए। जहां भी संभव हो, हमें अपने दैनिक उपयोग में जो पुनरावृत्तीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो जिन चीजों को हम फिर से रीयूज कर सकें, हमें इस प्रकार की चीजों का उपयोग करना चाहिए। जैसे हमने देखा कि आप कपड़े का बैग, जूट का बैग लेकर बाहर से सामान लाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कितना आप खुद सोचिएगा कि आप एक महीने में कितने पॉलिथीन बैग्स आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आप एक महीने में उतना कर सकते हैं, तो फिर कैलकुलेट करें, अगर शहर के सारे लोग वो चीज एक अगर अपनाएंगे, तो उस शहर में प्लास्टिक का, जो पॉलिथीन्स का जो वेस्ट है, वो कितना कम हो जाएगा। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है? हाँ, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को काफी हद तक कम करना संभव है। हमें इन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए जो पुनर्वनीकरण योग्य हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग से बचें या कम करें। कचरे के डिब्बे में कचरा फेंकने के दौरान हमें बायोडिग्रेडेबल कचरे को गैर बायोडिग्रेडेबल से अलग करना चाहिए और इन्हें अलग अलग डिब्बे में फेंकना चाहिए। तो इस प्रकार जो काफी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं कि हमें फिर एक उनका किस प्रकार एक आगे, जैसे हम जो बायोडिग्रेडेबल है उनका हम कंपोस्ट बना सकते हैं, और जो प्लास्टिक है उनको कैसे हम उन फैक्ट्रीज में बेच सकते हैं जो उसको फिर से मेल्ट करके एक और प्लास्टिक बना सकते हैं, या न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार काफी चीजें हैं, अगर हमने सेग्रीगेट करा तो उनका निपटान करना भी एक इजी हो जाता है। घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? हम बचे हुए भोजन को जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं, ये हमने आपको बताया। आप भी कुछ और लिख सकते हैं। क्या करते हैं? फेंक देते हैं,
क्या करते हैं उसका? तो आप इसका एक उत्तर नहीं है, अनेक प्रकार से उत्तर होते हैं। यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? अब जब हमने चैप्टर पढ़ लिया तब तो हम कहेंगे केले का पत्ता बेहतर विकल्प है, ये बायोडिग्रेडेबल है और इसे आसानी से निपटाया जा सकता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की प्लेट में खाएंगे तो में खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये आसानी से अपघटित नहीं होगा। तो अगर वो प्लेट टूट गई है, वो कचरे में जाएगी और वो फिर सालों तक उसी रूप में पड़ी रहेगी। विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्रित कीजिए, पता कीजिए कि इनमें से किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो बाजार में उपलब्ध अधिकांश कागज पुनरावर्तनीय हैं, अर्थात समाचार पत्र, नोटबुक, पत्रिकाएं, पेपर शीट, लिफाफे आदि। लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का प्रेक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्रित किया था। क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनः चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? नई शीट और पुनः चक्रित शीट के बीच का अंतर काफी स्पष्ट है। आमतौर पर पुनः चक्रित कागज की गुणवत्ता नई शीट से थोड़ी कम होती है, तो थोड़ा सा वो क्या होता है, थोड़ा सा रफ होता है। लेकिन जो नई शीट होती है वो हमें चमकती हुई सी और देखने में बहुत अच्छी लगती है। और जो रिसाइकिल पेपर होता है वो थोड़ा सा रफ और वो थोड़ा सा पीला भी होता है। पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया था समूह में चर्चा कीजिए। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग सामग्री या कार्डबोर्ड, जूता, साबुन, बल्ब और अन्य बक्से के रूप में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक बैग, खिलौने कवर, साड़ी बैग, शॉपिंग बैग आदि में। लकड़ी के बक्से हार्डवेयर के लिए, फलों की टोकरी और बक्से, जूट बैग, स्कूल बैग, शॉपिंग बैग, सब्जी बैग आदि। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। पैकेजिंग सामग्रियों का पुनः उपयोग करके हम पैकेजिंग सामग्रियों को कम कर सकते हैं। पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर एक कहानी लिखी। ये बड़ा आंसर है। पैकेजिंग का मूल उद्देश्य उत्पाद को छेड़छाड़ से बचाना और उसकी ताजगी बनाए रखना होता है। अगर हम फलों को, सब्जियों को एक अच्छे पैकेज में कर रहे हैं, जैसे उनका मॉइस्चर बना रहे, वो ताजे रहे। और बाकी जो वस्तुएं जो हम मार्केट से लाते हैं उसमें पैकेजिंग इसलिए इतनी करी जाती है कि जब वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कहीं उनमें खरोच नहीं लगे, वो खराब नहीं हो। हालांकि अधिकांश पैकेजिंग सामग्री का उपयोग उत्पाद को सुंदर बनाने तथा आकर्षक दिखने के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से पैकेजिंग सामग्री का एक बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है, क्योंकि वो हम उसका कहीं कुछ रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, उनका रीयूज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको कूड़े में फेंक देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, अधिकांश स्थानों पर कचरे के डिब्बे, चिप्स, बिस्कुट आदि के पैकेजिंग सामग्री से भरे रहते हैं। अब अगर हमें चिप्स लाने, हम खुले कैसे लाएंगे, हम पैकेट लेकर आते हैं, चिप्स खा लेते हैं और पैकेट हमारा कहाँ होता है, कचरे के डिब्बे में। यह अनावश्यक रूप से कचरे की मात्रा को बढ़ाता है। यह अनावश्यक पैकेजिंग के कारण उत्पाद की लागत में भी वृद्धि करता है। हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अनावश्यक पैकेजिंग को कैसे कम किया जाए। तो ये एक पहले जहाँ एक प्लास्टिक बड़ा एक हमें लगा था कि हम कुछ अपना घर से कुछ हमें बर्तन कुछ नहीं लेकर जाना है, हम वो वैसे पैकेट्स बने हुए हैं, हम सीधे पैकेट्स लाएं। लेकिन अब वही एक हमारे लिए चैलेंज हो गया है कि वो जो पैकेट्स में लाए हैं वो पैकेट तो हम कहीं और यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो कचरे का, वो जब कचरे में जा रहे हैं उसका कैसे निष्कासन करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या आपके विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम होता है? तो ये निम्नलिखित कारणों से रासायनिक उर्वरकों की तुलना में कोई संदेह खाद का उपयोग करना बेहतर है। कंपोस्ट तैयार करना बहुत आसान है। खाद पर्यावरण के अनुकूल है, जबकि उर्वरक हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं।
कंपोस्ट हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है और इवन जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रिसाइकिल हो जाता है, तो इस प्रकार वो पर्यावरण में को एक प्रदूषित होने से बचाती भी है। कंपोस्ट जो जैव अपघटित कचरे को प्राकृतिक मिट्टी में मिलाता है और ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करता है। तो इस प्रकार रासायनिक उर्वरक से बेहतर हमारी कंपोस्ट होती है। तो बच्चों, ये आप लोगों को जानकारी दी गई है। समझदारी ये है कि आप ये जानकारी जो आपने ली है वो आप अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस को सबको बताएं और मिलकर इस कचरे का कैसे निपटान एक समझदारी से करना है उस पर विचार कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपको एक खाली पढ़ना और इस पे आंसर्स लिखना नहीं है, ये कैसे आप अपने जो आसपास का जो वातावरण है उसको एक प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सब बातें। आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं। बाय।